छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। अब ऐसा लगता है कि मिशन 2019 वाकई में वास्तविकता बन चुकी है, क्योंकि हर राजनीतिक दल आज इसी मुद्दे पर अपनी पोस्टरिंग करता दिखाई दे रहा है। तो आज का बड़ा सवाल, क्या 2019 चुनाव से पहले राष्ट्रीय पार्टियों की अपील कम हो रही है? क्या 2019 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय पार्टियों की अपील कम हो रही है? और वो इसलिए क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एनडीए में बिखराव के लिए आखिरकार कौन है जिम्मेदार। हम सब देख रहे हैं किस तरह से पासवान लगातार अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। उनके बेटे बार बार ये कह रहे हैं कि अगर एनडीए को न साथ रखा गया तो बिखराव की स्थिति लगभग तय है। इसके साथ साथ कांग्रेस के ऊपर सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के नाम पर क्यों ऐतराज करते हैं सहयोगी। आखिरकार सहयोगियों को क्या दिक्कत होती है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर? आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, अभय दुबे जी कांग्रेस से, नवाब मलिक साहब एनसीपी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, सैयद अफजल अब्बास जेडीयू से और अरुण पटनायक जी शिवसेना से मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, एलजेपी के साथ आपके पार्टी के संबंध अच्छे रहे हैं, मंत्री भी हैं रामविलास पासवान आपकी सरकार में। इसके बावजूद चिराग पासवान बगावत के बुगुल बजा रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि अब जल्दी तय नहीं किया तो एनडीए टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कुशवाहा की मार आप झेल ही चुके हैं, एक के बाद एक सहयोगी आपसे अलग हो रहे हैं। क्या हो रहा है? देखिए अजय कुमार जी, जो चुनावी गठबंधन होते हैं वो दो दलों के बीच का गठबंधन जो है वो हमेशा काल, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुकूल होता है जी। रामविलास पासवान जी की एलजेपी हमारी बहुत जो है सम्मानीय सहयोगी है और हम उससे अपेक्षा करते हैं कि हमारे साथ जो है सतत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल रहेगी। कुछ बातें जब चुनाव के पहले जो है गठबंधन के संदर्भ में जब हमारे पास एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन का साथी जनता दल यूनाइटेड आया है तो उसके अनुकूल जो है चुनाव का जो सीटों का बंटवारा होगा उसके अनुकूल जो है कुछ उनकी अपनी शिकायतें, आशंकाएं हो सकती है, उन आशंकाओं का समाधान किया जाएगा और हम अपेक्षा करते हैं कि एलजेपी हमारे साथ जो है चुनावी गठबंधन में शामिल रहेगी। अपेक्षा तो शिवसेना से भी है, लेकिन शिवसेना के साथ आपका तारतम्य कैसा बैठ रहा है तो प्रदर्शित है। उद्धव ठाकरे जी को कोई तरजीह कल नहीं दी गई और शिवसेना से अभी अरुण पाठक जी हैं, उनसे भी हम इस पर जवाब लेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी पहले बताइए कि शिवसेना के साथ क्या स्थिति है आपकी? जी जी देखिए, शिवसेना हम केंद्र में उनके साथ गठबंधन में हमारे साथ साथी हैं जी। और जब हमारे पास 272 प्लस सीट थी तब भी हमने शिवसेना को सम्मान दिया और एक व्यक्ति को केंद्र में मंत्री बनाया। राज्य में भी शिवसेना के बिना ही विधानसभा में हमने बहुमत साबित किया था। उसके बाद भी शिवसेना ने हाथ बढ़ाया तो हमने शिवसेना को साथ लिया और राज्य सरकार में हमारे साथ साथी है। स्थानीय निकायों में विशेष करके महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमने बिना शर्त, हमारे पास लगभग जो है जितनी शिवसेना के पार्षद हैं उतने भी हमारे पार्षद हैं, फिर भी हमने कोई भी सत्ता में बिना सहभागिता किए शिवसेना को पूर्ण समर्थन दिया है। इसके बाद भी उनकी कुछ आशंकाएं हैं, उसका भी समाधान करने का हमारा नित्य प्रयास चलता है। शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर एनडीए में आई थी, हमारी गठबंधन की साथी है, हम हमेशा से जो है उसका जो है सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं। शिवसेना कई बार जो है कुछ बातें करती है जो बातें नहीं की जानी चाहिए, फिर भी जो है हमेशा बड़े भाई को जो है छोटे भाई के प्रति जो है हमेशा सहानुभूति और प्रेम का भाव रखना चाहिए। अरुण पाठक जी, छोटा भाई होने के नाते बार बार इन्हें आप चाबुक क्यों चुभाते रहते हैं? क्यों इन्हें परेशान करते रहते हैं? या तो आप साथ आइए, अलग हो जाइए। देखिए, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी हमारे बड़े भाई हैं जी और मैं इनका सम्मान करता हूं और बहुत दिनों से इनको जानता हूं, किंतु भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को भी बहुत दिनों से लोग जान रहे हैं। शिवसेना ने इनको समर्थन सिर्फ एक मुद्दे पर दिया था, वो हिंदुत्व था, और इन्होंने पूर्ण बहुमत में आए, केंद्र में भी आए, प्रदेश में भी आए, जनता ने इनको जिता के भेजा जी। किंतु उसके बाद भी ये ऑर्डिनेंस लाए SC ST पर, जो हिंदुओं को तोड़ने वाला बिल था। ये ऑर्डिनेंस राम मंदिर पर नहीं लाए, जिसके लिए सरकार में आए, जिसके लिए शिवसेना 25 साल से इनका समर्थन की। तो अगर ये उस मुद्दे पर शिवसेना के साथ नहीं है तो आदरणीय उद्धव साहब ने कह दिया है कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार जी। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं।
अगर ये भव्य राम मंदिर का ऑडियंस लाते हैं, आपकी इसी शब्द को लेकर प्रेम शुक्ला जी एक छोटा जवाब दें, उसके बाद मैं जरा आगे बढ़ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, ये आरोप आपके सहयोगी अब आपके ऊपर लगाने लगे हैं। दो बातें हैं, कह दिया है नहीं दो बातें फिर सर जी, दो बातें अरुण जी अब सुन लीजिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अरुण जी ने दो बातें की। एक इन्होंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के संदर्भ में जो विधेयक आया उसके बारे में, तो उसमें शिवसेना ने भी जो है सदन के में समर्थन दिया है। तो शिवसेना SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में विरोध में नहीं है विधेयक लाने की। एक बात। दूसरी बात, सरकार में तो हमारे साथ आप है ही। 2014 के पहले किसी का ये नारा नहीं था कि पहले मंदिर फिर सरकार। तो सरकार में आप हमारे साथ हैं। मंदिर हमारा संकल्प है। संविधान के भव्य दायरे में हम मंदिर निर्माण करवाएंगे। कहा था कि ऑडियंस लाना चाहिए था राम मंदिर पर, लेकिन आपने SC/ST पर ला करके पूरे हिंदुओं को बंटवाने का काम किया। नहीं, शिवसेना ने समर्थन आपको राम मंदिर के नाम पर दिया था, 370 हटाने के नाम पर दिया था। एट्रोसिटी एक्ट पे शिवसेना ने समर्थन था कि नहीं? हिंदुत्व के आपने पूरे नहीं किया। आपके सरकार में आदरणीय अरुण पाठक जी, कृपा करके मुझे बताइए, मुझे दर्शन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। फिर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्षेत्र में 15 अगस्त 26 जनवरी को हमको अरुण जी, फिर मेरा एक प्रश्न है किया जाता है। अरुण जी, फिर मेरा एक आपसे प्रश्न है। नहीं, ठीक है, आप कृपा करके मुझे बताइए, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर संसद में शिवसेना ने समर्थन दिया कि नहीं दिया? आपने आदरणीय उद्धव जी से कभी ये पूछा कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर जो अमेंडमेंट लाया गया उस बिल का प्रेम शुक्ला जी ने, उनकी पार्टी ने समर्थन क्यों दिया? प्रेम शुक्ला जी, देखिए मनभेद जो है वो प्रकट हो रहा है स्पष्ट तौर से। अभय दुबे जी, अब जरा आपको चर्चा में शामिल करूं। SC/ST का NDA के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है तो स्पष्ट है, और उम्मीद था कि आप राम मंदिर लेकिन कांग्रेस के सहयोगी भी आपके साथ खड़े हो ऐसा भी नहीं दिखाई देता है। बड़ी विचित्र स्थिति है आज कि कांग्रेस और बीजेपी के नाम पर तमाम क्षेत्रीय दल अपना अपना बिगुल, अपना अपनी डफली बजा रहे हैं। आपके यहां भी ठीक नहीं है सब कुछ। अजय जी, हमारी तो मान्यता ही नहीं है जी कि सिर्फ कांग्रेस के साथ खड़े हों। कांग्रेस पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों से, प्रतिपक्षी राजनीतिक दलों से कहा है कि हम सब देश को बचाने के लिए मुद्दों के साथ खड़े हो जाएं। हम देश को बचाने की सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार लोकसभा में बताया मोदी सरकार ने कि 22 लोग 1 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लेकर भाग गए, जिस प्रकार मोदी सरकार किसानों का कर्ज तो माफ करने के लिए तैयार नहीं, मुट्ठी भर लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ मोदी सरकार ने कर दिया, उसके खिलाफ हम हैं। किसान अगर फसलों के दाम मांगने आए तो बर्बरतापूर्वक अहिंसा दिवस का लहूलुहान कर देने के खिलाफ हम हैं। अरे जेटली साहब ने देश में साफ मना कर दिया कि हम माफ करने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है मैं सोने नहीं दूंगा मोदी जी, आप किसानों का कर्ज माफ कीजिए। हमने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब जगह किसानों का कर्ज माफ किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुका कर रही है। जहां तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का सवाल है, अरे मोदी सरकार ने कांग्रेस ने लागू कर दिया। ने कल कहा कि उत्तर प्रदेश को बिहार को भगाने की बात कही और लूट को नहीं करेगा। हम नोटबंदी को बर्बरता पूर्वक हिंदुस्तान पर लाद देने के कारण करोड़ों नागरिकों के उत्तर प्रदेश से जब अरुण जी प्लीज, अरुण जी जरा थमिए। अरुण पाठक जी जरा रुकिए, जरा पहले अभय जी को प्रेम शुक्ला जी से बात करने दीजिए। जी अच्छा, प्रेम शुक्ला जी ये बताइए कि किसानों का मुद्दा तो अलग, लेकिन आप मानेंगे ना? सुनिए, मैं अजय जी अभय जी बोलिए प्लीज बोलिए। अजय जी देखिए ये संकेत मिलने लगे, लिटमस टेस्ट है। आप फूलपुर, गोरखपुर, अररिया, गुरदासपुर, अजमेर, अलवर, ये क्या संकेत देते हैं? और रामविलास पासवान जी की पार्टी वो राजनीतिक दल है जो भांप लेती है कौन सा राजनीतिक दल हारने वाला है और उससे पीछा छुड़ा लेती है। उनके संकेत देने का अर्थ है कि करारी शिकस्त 2019 के चुनाव में देश की जनता मोदी सरकार की करने जा रही है। शिवसेना ने साथ छोड़ने का मानस बना लिया, टीडीपी ने साथ मैं आता हूं इस पर और प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन अफजल अब्बास जी एक मिनट पाठक जी जरा धीरज रखिए। अफजल अब्बास साहब, पाठक साहब जरा एक मिनट। अफजल अब्बास साहब, जेडीयू का पुराना तजर्बा रहा है, अभी आप कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ थे, अब आजकल बीजेपी के साथ हैं।
भाई किस पार्टी के साथ आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है? पहली बात तो ये, और दूसरा कि क्या एनडीए में आप बने रहेंगे या यहां पर भी आपको लग रहा है कि मामला ठीक नहीं बनेगा, जमता दिख नहीं रहा यहां भी? देखिए, एनडीए में हम एक दो सवाल आपका है जी। सबसे पहले तो हम 16 साल 17 साल तक हम एनडीए के साथ थे। कुछ परिस्थितियां आई जिसकी वजह से एनडीए छोड़ के हम महागठबंधन बनाया, फिर उसको छोड़ना पड़ा, हम एनडीए में हैं। रहा सवाल अब कंफर्टेबल की बात आप कर रहे हैं, मैं एनडीए, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए में हैं और हम एनडीए के बैनर तले ही पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। ये वक्ती तौर पे जो बयानात इनके आ रहे हैं, क्या चिराग पासवान के कुछ अपनी बात है, ठीक कह रहे हैं कि अगर सब लोग रहे तो और मजबूती होगी, लेकिन जहां जो इशारा आप कहा कि एनडीए घटक दल टूटते भागते जा रहे हैं, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की बात आप कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कितना इंपैक्ट है आपसे छुपा नहीं है। 17% वोट हम अकेले लड़े थे तब हम लेके आए थे, और 17% नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब अब्बास साहब आपका खुद का अपना ट्रैक रिकॉर्ड हो तो फिर आप बात करें ना। आपने भी तो मौका परस्ती की थी ना, आपने भी तो जबरदस्त मौका परस्ती की थी। इंडिया के साथ जो दामन छोड़कर लालू प्रसाद यादव के साथ तो आपके नेता ही गए थे ना। नहीं, मौका परस्त, बिल्कुल मौका परस्त राजनीति है ये। आरजेडी के, ठीक है मैं मान रहा हूं, आरजेडी ने डीएनए टेस्ट कराया आपने जिन लोगों के खिलाफ, लाके छोड़ दिया था, उनके साथ खड़े हो गए के लिए, बिहार के अपमान का मुद्दा उठाया, उनके साथ खड़े हो गए। नीतीश कुमार क्या आ गए सैंपल 50 लाख? डीएनए टेस्ट के सैंपल आ गए 50 लाख? पूछिए ना जैसे मोदी सरकार को 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ? आरजेडी में जितने इल्जामात लगे, शक्कर के कारखानों का क्या हुआ? पूछा मोदी सरकार से। ये तो सृजन घोटाले की वजह से साथ जुड़ गए आप। घोटालों का फेविकोल है जिसने जोड़ दिया है, समझ लीजिए। आज भी कहता हूं कि नीतीश कुमार जी पासवान जी के बाद पहले व्यक्ति होंगे जो एनडीए को छोड़ेंगे। आपकी सरकार थी और केंद्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। हमने बार बार आपसे मांगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, आपने छोड़ेंगे ये बताइए। उठा के छोड़ दिया। हम आज भी आपने मांग की, आज मोदी सरकार से जेडीयू की मौका परस्ती पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज जरा नवाब मलिक साहब को भी शामिल करो इस चर्चा में। नवाब मलिक साहब, एनसीपी ने 2014 में कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ा था, इस बार आप सब साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी सवाल है, जैसे ही राहुल गांधी जी का नाम सामने आता है लोग अलग अलग भाषाएं बोलने लगते हैं। अखिलेश यादव कुछ अलग सुर बोलने लगते हैं, बीएसपी की तरफ से, मायावती जी की तरफ से कुछ अलग सुर दिखाई देने लगते हैं, ममता बनर्जी के तो सुर मिलते ही नहीं है। आपको लगता है कि यूपी एकजुट हो पाएगा? क्या महागठबंधन नाम की कोई चीज बन पाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जी के प्रधानमंत्री का जो सवाल है जी, स्वयं कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, उनके सीडब्ल्यूसी ने निर्णय लेके ये घोषित कर दिया कि प्रधानमंत्री का जो भी निर्णय होगा वो चुनाव के बाद सभी दलों को बैठकर हम तय करेंगे जी। जब कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ये निर्णय ले लेती है, ठीक है, स्टालिन जी उनका मत है वो रखते हैं, तो सभी का मत यही है कि नतीजे के बाद इस पद को लेके फैसला होगा जी। और निश्चित रूप से गठबंधन बन रहा है, बनेगा, और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग तरह की बयार चल रही है जी। अभी हमारे अफजाल भाई बैठे हुए हैं जी, ये बहुत उपदेश दे रहे थे। 5 साल में बिहार में 5 सरकारें बदली हैं। जिस तरह से जेडीयू ने पहले बीजेपी के साथ सरकार, फिर मांझी जी मुख्यमंत्री, उसके बाद फिर नीतीश जी स्वयं बन गए, फिर लालू जी के साथ, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो 5 साल में 5 सरकारें, इससे बड़ी अवसरवादिता कुछ नहीं। और जो 17% वोट का दावा कर रहे हैं अफजाल भाई जी, उस वक्त मोदी जी को हम प्रधानमंत्री स्वीकारते नहीं, इसलिए ये चुनाव मैदान में गए। बिल्कुल अफजाल भाई, मुसलमानों का वोट बढ़ गया था, आपके साथ था। इस बार आप कितना वोट दिला पाएंगे आपको पता है। और वहां पे अगर जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से चिराग पासवान जो बोल रहे हैं उन्हें अंदाज आ रहा है ना, उन्हें अंदाज आ रहा है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का और आपका सफाया होने वाला है, इसलिए वो अंदाज लेके चल रहे हैं ना। अरे नहीं, सफाया उसकी चिंता ना कीजिए, मुझे किसका सफाया आएगा 2019 में पता चल जाएगा। टीवी चैनल पर बता रहे हैं आपको,
वो तो लालू जी बोलते थे ना, जब तक है हमरे संग माई क्यों ना हरा पाई। अब माई फार्मूला तो इकट्ठा हो गया है ना, आपको पता ही नहीं है कि अगर ये दो जातियां इकट्ठा हो गई और दलित साथ में आ गया तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपने 2014 में मोदी विरोध में वोटों का बंटवारा किया था। प्रेम शुक्ला जी, वोटों का बंटवारा निश्चित प्रेम शुक्ला जी, क्या ये स्थिति आज क्या ये स्थिति बन रही है कि बीजेपी के साथ क्षेत्रीय दलों का आना अपने आप में एक मुश्किल का काम होता जा रहा है? अकाली दल की तरफ से भी असंतोष की बातें सामने आ रही हैं। शिवसेना मुखर तरीके से बीजेपी के बारे में तमाम बातें कह रही है। आपके सामने बैठे हैं, आपके समक्ष हैं, कई दिक्कतें हैं। आप कैसे चीजों को सुधार पाएंगे? आज बीजेपी वो जमाना भूल गई शायद जो वाजपेयी जी के जमाने में था। 25 दलों का गठबंधन था उस वक्त। बिल्कुल 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 बीजेपी नहीं भूली, और बीजेपी अपने हमेशा सहयोगियों का साथ लेती है और हमेशा गठबंधन की सरकार को स्थायी तौर पर 5 वर्षों का शासनकाल चलाने का जो पहला अनुभव है वो आदरणीय वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही। और मोदी जी ने भी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी अपने सहयोगी दलों को सरकार में शामिल किया, सबको सम्मान दिया है जी। किसी मामले में हमारे साथ होता है कई बार बातचीत। अभी अरुण पाठक जी उत्तर प्रदेश के को रिप्रेजेंट करते हैं, महाराष्ट्र की परिस्थितियों को के बारे में उनकी जानकारियां न्यूनतम, और महाराष्ट्र के संदर्भ में शिवसेना कुछ भी बात कर ले अंततः उसको जो है हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ना, ये स्पष्ट संकेत है। जो शिवसेना के संदर्भ में थोड़ी बहुत जानकारियां मेरे पास भी हैं, और शिवसेना जो है लोकसभा चुनाव में भी हमारे साथ लड़ेगी, विधानसभा चुनाव में भी हमारी गठबंधन की साथ लड़ेगी, क्योंकि हम नेचुरल अलायंस क्या कहा जाए, शिवसेना का एनसीपी या कांग्रेस के साथ नेचुरल अलायंस होता नहीं है। बहुत जोर से मुस्कुरा और हंस रहे हैं अभय जी अभी आपकी बातों पर। अभय जी, आप क्यों हंस रहे हैं इससे? क्या आपको लगता है अपने सहयोगी मैनेज नहीं कर पाएंगे? हाँ नहीं, अजय जी नहीं हंस सकते हैं, उनको हंसना चाहिए, कभी कभी हंसना भी चाहिए। उनको हंसने का बहुत दिनों बाद अवसर मिला है और उनको हंसना भी चाहिए। शिवसेना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि 20-22 चुनाव हारने वाले लगातार रोए भी है, ईवीएम पर रोए हैं, रोज चुनौती देती पार्टी की सफलता पर रोए हैं, कभी किसानों के मुद्दे पर, कभी राम मंदिर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी की प्रशंसा करती है, इसलिए व्यथित है। इनकी मजबूरियां देखिए कि ये शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, आवाज नहीं हम अपने सहयोगियों को साथ रखना चाहते हैं। आपके तो भी राहुल गांधी का एक शब्द नहीं निकल रहा है, सदस्य भी करते तो क्यों नहीं निकल रहा है? देखिए, एक लोकतांत्रिक दल में और एक तानाशाही दल में यही अंतर है। इनको एक लोकतांत्रिक दल में और एक तानाशाही दल में यही अंतर है। रोज तानाशाही ये होती है कि श्रीमती सोनिया गांधी का कोई विरोध कर दे, आप पहले अपनी बात करिए। पूरा होगा नहीं आपकी अगर ऐसे मुख्यमंत्री बयान देते रहेंगे तो। अच्छा अभय जी, आज बड़ा सुनहरा मौका है, दो सहयोगी साथ बैठे हैं और अपने परस्पर विरोध सामने रख रहे हैं। जी पाठक जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आपको मोदी सरकार से इतनी शिकायत है? पाठक जी, शिवसेना को मोदी सरकार से इतनी शिकायत क्यों है? आप सामना में तमाम चीजें लिखते हैं, तमाम बातें कहते हैं, ऐसा लगता है कि मौका लगे तो आप तो सीधे तोड़ के निकल जाए बाहर। अभी जी देखिए, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी जी, तो उस समय यह था कि ये एनडीए है, इसमें बहुत से दल हैं, और जब जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी केंद्र में तो हम लोग राम मंदिर बनाएंगे। केंद्र में जनता ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी जी। फिर यह हुआ कि आदरणीय अखिलेश जी का सरकार है प्रदेश में, जब योगी जी की सरकार बन जाएगी तब हम मंदिर बनाएंगे। फिर राज्यसभा में हम बहुमत में नहीं है, राज्यसभा में आ जाएंगे तो बनाएंगे। तो आज कारपोरेटर से लेके राष्ट्रपति तक आपका है, और उसके बाद भी राम मंदिर बनाने में क्या मजबूरी है? प्रेम शुक्ला जी, राम के नहीं है तो आप हमारे किसी काम के नहीं हैं। प्रेम शुक्ला जी, उद्धव जी ने साफ बोला, स्पष्ट बोला कि अभी हम याद दिलाने। अच्छा चलिए पाठक जी, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दे रहे हैं, राम के नहीं है तो किसी काम के नहीं है, शिवसेना के लिए तो बिल्कुल बेकाम है आप। तो राम मंदिर प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अगर आप 2019 पाठक जी प्लीज पाठक जी आपने अपनी बात रखी जा रहा, प्रेम शुक्ला जी का जवाब हो जाए बात तो मैं शुरू करूं दिया था, और हिंदुओं को पाठक जी हो गई आपकी बात। अरुण पाठक जी जरा सुनिए तो सही, प्रेम शुक्ला जी क्या कह रहे हैं जी।
देखिए 3 मुद्दे हैं। ये कह रहे कि राम मंदिर के नाम पे हमारा साथ दिया, तो विधानसभा चुनाव में गठबंधन तोड़ के भाग क्यों गए? तब तो राम मंदिर हमारा मुद्दा तब भी था। कॉर्पोरेशन चुनाव में हमारा साथ छोड़कर क्यों भाग गए? और आप सरकार में लगातार शामिल क्यों रहे? तो ये साफ कहता है कि हमारा हिंदुत्व के मुद्दे पर समझौता है, और जब आपको हमारी आवश्यकता होती है, हमारे रात को भोजन किया पहले मैंने कहा कि काल परिस्थिति और आवश्यकता के अनुकूल 2 दिन पहले हमेशा जो है अमित शाह जी भोजन किए मातोश्री के अंदर, दूसरे दिन गठबंधन तोड़कर शिवसेना पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी जहां 2014 में आपको भी जानकारी है कि मुंबई महाराष्ट्र के विषय में मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। अभय दुबे जी, अमित शाह जी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका अभी 2 दिन पहले का बयान है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन नाम की कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं आने वाली है। क्षेत्रीय दल हैं जिन्हें बखूबी 2014 में हराकर हमने अपनी बहुमत की सरकार बनाई है। क्षेत्रीय दलों से हम एक बार फिर निपट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज ना तो आने वाली है, और कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखे। कब तक सपने देखेंगे आप? देखिए अजय जी, एक बात समझ लीजिए, महागठबंधन का स्वरूप तय हो चुका है, बनेगा, उसका नेतृत्व करेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। मैं एक बात और स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं जी, आप उठाकर देख लीजिए राज्य दर राज्य, ये संकेत साफ मिलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन हर राज्य के चुनाव हार रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 से 11वीं सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने वाली। इसके प्रमाण आपको मिल जाएंगे गोरखपुर और फूलपुर से। मुख्यमंत्री जी अगर खुद के वार्ड का चुनाव हार जाते हैं तो परिस्थितियां समझ लीजिए। ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, जबकि गठबंधन यहां इन राज्यों में नहीं था। लेकिन जिन राज्यों में प्रमुखता से जो राजनीतिक दल है वो साथ आएंगे और यही महागठबंधन होगा। ये तो संभव नहीं कि टीडीपी उत्तर प्रदेश में आकर सीटों को शेयर करे, वो नहीं कर सकती। तो जहां जो दल मजबूत है वहां पर वो गठबंधन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हिंदुस्तान के संसाधनों की लूट ना हो, किसानों को न्याय मिल पाए, जहां जो ताकतवर है और ये वही आगे बढ़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए ऐसी स्थिति है कि भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इनको उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली के अतिरिक्त क्या कोई सीट देने के लिए तैयार है? तो नहीं तैयार है। ये जो स्पष्ट संकेत, मेरा कहना नहीं है, ये पत्रकार जो वहाँ विश्लेषण कर रहे हैं, जो उनका दावा है। तेरे अब उपदेश न दे लूट पर। देखिए अभय दुबे जी, मैं आपके बीच में पाठक जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी बताइए। ठीक है जी, मुझे जो है जी आपकी ये दशा है उत्तर प्रदेश से। बिहार में इनके पार्टनर हो सकते हैं कि तेजस्वी के पीछे ये चले वहां पर पश्चिम बंगाल में क्या इनको टीएमसी साथ ले रही है, और क्या टीएमसी और सीपीएम दोनों साथ इनके आ जाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का इनके पास कोई उत्तर नहीं है। स्टालिन ने ये बात कही कि हमको राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार है। आज खबर है कि डीएमके के वहां के विधायकों को भी इस पर आश्चर्य हुआ, स्टालिन की पार्टी के लोग भी इस पर आश्चर्य किए। ये विविध समाचार पत्रों में इस पर समाचार है। इस पर ममता बनर्जी का बयान देखा ही जा चुका है, राम गोपाल जी यादव इस पर बयान दे चुके हैं, बसपा प्रमुख इस पर बयान दे चुकी हैं। कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन एक सर्टेन है, लेकिन 2014 के पहले किस तरह से 2009 से 2014 के बीच में क्या स्थितियां थी, किस तरह से जो है कांग्रेस के नेता आदरणीय शरद पवार जी के लिए एक छोटा जवाब आप दीजिए अभय जी, छोटा जवाब, इसके बाद नवाब मलिक साहब के पास में जा रहा हूं। अभय जी एक छोटा जवाब मंचों को साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। ये स्थिति हम सब बड़ी बात जानते हैं। ये देखिए अजय जी, ये डेस्पिरेशन भारतीय जनता पार्टी का है। प्रतिपक्षी दलों में किसी को प्रधानमंत्री के पद की भूख नहीं है, वो देश के लिए न्याय चाहते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नेतृत्व करेगा। यही बात आदरणीय शरद पवार जी भी कहते हैं, यही बात ममता जी भी कहती हैं, यही अखिलेश जी और मायावती भी कहते हैं। इसीलिए इनका डेस्पिरेशन है कि कैसे भी सत्ता हासिल कर लें, ये काले कारनामों को छुपाने के लिए। अंगूर नमले तो अंगूर खट्टे होते हैं देगी। वो हिसाब करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री, किसानों की पिटाई का हिसाब, राफेल की डील का हिसाब, संसाधनों की लूट का हिसाब हिंदुस्तान करके रहेगा। अजीज खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खान, समाजवादी पार्टी के लिए मिशन 2019 क्या है? क्या सहयोगी दलों के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे या आप खुद अपने साथ रहेंगे? क्षेत्रीय दल का दबदबा रहेगा? क्या रणनीति है? 2019 मिशन क्या है आपके लिए?
अभय दुबे जी पहले आप बताइए ना, कमलनाथ जी सर क्या बोले थे? रणनीति होती है जी, अगर उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो फिर वो रणनीति कहाँ रह गई सर अजय जी? तो ये तो बताइए, अच्छा चलिए ये तो बताइए कि बीएसपी के साथ मिलकर लड़ेंगे कि नहीं रहेगा, कांग्रेस के साथ रहेंगे के बारे में आपको पता चल जाएगा सर, इसका खुलासा हो जाएगा बहुत जल्द। अच्छा तो ये तो बताइए कि आप बीजेपी बहुत जल्द इसका खुलासा हो जाएगा सर। अच्छा अभी आप अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है? जी जी सर। नवाब मलिक साहब, समाजवादी पार्टी तो पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन प्रेम शुक्ला जी तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि पता नहीं चुनाव आते आते आप साथ में रहेंगे कि आप भी अलग हो जाएंगे। देखिए हम लोग तो साथ में रहेंगे और देश के सभी दल जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं वो साथ में आएंगे जी। आज सुबह से एक खबर उड़ाई गई कि सपा बसपा ने सीटें बांट ली, आरएलडी साथ में है और कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा नहीं दिया जाएगा जी। और सूत्रों के हवाले से सारे देश के चैनल पे ये खबरें चली और बहस चल रही है। लेकिन हमारे पास भी सूत्रों से खबर है कि दोनों दलों का कहना है कि 8 जगह पे कांग्रेस हम लोगों से आगे थी, महाराजगंज में, बाराबंकी में, कानपुर में, बनारस में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में। तो 8 सीटों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस तैयार हो जाए तो हमें लगता है कि चीजें वहां पे मटेरियलाइज हो जाएगी, ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ठीक है, खबरें उड़ाई जा रही है, हमें लगता है कोई भी समझदार नेता जी या कोई भी जो विचारधारा जिनकी पक्की है उनकी प्राथमिकता है कि जो धर्म के नाम पर। तो नवाब मलिक जी अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो खबरें उड़ाने में कौन है इसके पीछे? तो कहीं ना क्या बीजेपी के नेता ऐसा कर रहे हैं? होंगे। भाजपा का तो भय है में इस खबरें तरह उड़ाने से के कि पीछे। हर दिन हम ये बहस हर चौथे दिन करने जाते हैं कि ये गठबंधन नहीं होगा, इसी पे हमारी हर चौथे दिन बहस होती है। अगर नहीं होगा तो खुश रहे भारतीय जनता पार्टी, लड्डू बांटे, खाएं, मस्त रहे, हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। अब आप अफवाह भी उड़ाने लगे भाई, अब तो व्हाट्सएप भी ऐड देने लगा है कि अफवाह मत फैलाइए। हो जाएगा देख लीजिएगा। नहीं देखिए ऐसा है, अफवाहें कौन फैलाता है लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो स्पष्ट कहना, आप महागठबंधन बनाएं ना बनाएं, आप साथ लड़े ना लड़े, हमको तो आपके खिलाफ लड़ना ही है। तो हम जो है महागठबंधन आपको करना नहीं करना। भाई रामगोपाल यादव का स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया नहीं, सुश्री मायावती का स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया नहीं, सुश्री ममता बनर्जी का बयान भारतीय जनता पार्टी ने दिलाया नहीं। तो इनके जो महागठबंधन के संभावित साथी हैं वो यदि कोई बयान दे रहे हैं तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बयान दे रहे हैं? ऐसा कहना है जो आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास करने वाले लोग हैं, क्या उनका ये कहना है कि ममता बनर्जी, मायावती, रामगोपाल यादव, ये सारे लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से पूछकर? अभय जी एक छोटा जवाब दें, उसके बाद मैं अब्बास साहब के पास चल रहा हूं। अभय जी। हाँ। नहीं एक मिनट अजय जी देखिए, यहाँ स्थितियां साफ हो जाती है जी, स्थितियां यहाँ साफ हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों की अपेक्षा, अपने दलों की अपेक्षा इस प्रतीक्षा में है कि महागठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी नवाब मलिक साहब ने यही कहा, तो इससे साफ हो जाता है कि हार के डर से भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी हर रोज एक भ्रामक प्रचार करती है कि गठबंधन बनेगा कि नहीं बनेगा, राहुल जी नेतृत्व करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे आपके काम पर आपको विश्वास नहीं है क्योंकि विष का वास घोल दिया आपने कामों में, इसलिए जनता नाराज है। और मानस मेरा प्रश्न जो है ममता बनर्जी का बयान जो है भाजपा के कहने पे है, रामविलास जी के बाद इसका उत्तर दीजिए ना कृपया। छोड़कर जाने वाले ममता बनर्जी जो है वो तो आपकी आदरेया है ना, आप कुछ भी अग्रज है ना, कांग्रेस से निकली हुई है ना, तो आप जो है ममता बनर्जी मलिक साहब मैं आ रहा हूं, मलिक साहब एक मिनट में आ रहा हूं। या रामगोपाल यादव के बयान को किसका बयान समझते हैं? का झगड़ा ही नहीं है, ये तो कृपया बताइए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नेतृत्व करेगा, कब कहा आपने? यहाँ सत्ता की भूख की लड़ाई नहीं है। ममता बनर्जी का बयान किसका बयान है तो बताइए। आप कहिए आप ममता बनर्जी के बयान से सहमत हैं, आपको ममता बनर्जी की आवश्यकता नहीं है, आप मायावती के बयान को बिल्कुल जो है महत्व नहीं देते हैं, आप रामगोपाल यादव को नेता नहीं मानते हैं, ये कहिए यदि आप पे हिम्मत है तो। की हिंदुस्तान आप पे हिम्मत है, आप कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित ये बयान है, तो कृपा करके रामगोपाल यादव के बयान को, आप अभी कुछ कह रहे थे, रामगोपाल यादव के बयान को महत्व न दिया जाए, सुश्री मायावती के बयान को महत्व न दिया जाए, ये कहना चाहिए। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मलिक साहब जी, ऐसा है राज्य जीतने पर आपका दर्द बता रहा है
ऐसा है जो प्रेम शुक्ल जी कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव जी, ममता दीदी या महन मायावती या और जो नेता बोल रहे हैं, तेजस्वी बोल रहे हैं जी, इसको लेके यहाँ प्रेम शुक्ल जी सवाल उठा रहे हैं। वो वही बात सभी दल बोल रहे हैं जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने तय किया है कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय होगा। स्टैलिन साहब ने एक बहस आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो जो CWC का निर्णय है उसी बात को ये सभी दल बोल रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस से अलग कोई बात हो रही है। कांग्रेस स्वयं इस बात को स्वीकार चुकी है कि चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होगा। तो हमें लगता है वही बात ममता दीदी बोल रही है, वही बात रामगोपाल जी बोल रहे हैं, बहन मायावती वही बात बोल रही है, तेजस्वी वही बात बोल रहे हैं। तो सभी वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने कहा है। चलिए अब्बास साहब, अब जरा आपके पास आते हैं। ये बताइए कि जेडीयू ने बिहार में तो गठबंधन की बात कही है और आप राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए के साथ हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि उसके बाद बिहार के जब चुनाव होंगे तो बीजेपी के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? आसान होगा आपके लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना? क्योंकि पिछले चुनाव में तो आप बीजेपी को गच्चा दे गए थे। क्यों नहीं? पीछे अभी हम एनडीए के साथ है, बिल्कुल बीजेपी आप यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और एलजेपी सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ 2019 ही नहीं 2020 के भी चुनाव में, तो चलिए असेंबली में भी लड़ेंगे। मांझी को आपने खड़ा किया, मांझी आपसे अलग हो गए, ये मीडिया में इस बात को तो आप जानते हैं ना अब्बास साहब। मांझी जी को आपने खड़ा किया, मुख्यमंत्री बनाया, वो आज आपसे अलग है। कुशवाहा जी को आप साथ लेकर चलने की बात कर रहे थे, वो भी आज आपसे अलग हैं। ये सवाल बीजेपी के सामने भी है, लेकिन आपके सामने भी है। पासवान जी अपना अलग डफली बजा रहे हैं, कैसे चलेंगे आप? क्या एनडीए बनाएंगे आप बिहार में आज? नहीं, हम एनडीए, मेरी बात बीजेपी से है। मेरी बात क्यों? आपका धर्म नहीं बनता? आपका धर्म नहीं बनता कि आप बाकी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलें? ये पहले से थे एनडीए में। सुनिए, मुझे नहीं, हम लोग अजय जी, हम बिल्कुल धर्म बनता है, लेकिन वो उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। कभी अभी एनडीए में केंद्र में मंत्री भी हैं और तेजस्वी जाके गया में मिल रहा है, तो ये वो तो पहले से डायलेमा में डाले होते। आप बीजेपी की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं एनडीए छोड़ने के लिए, इसलिए कि 5 साल प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा रहे हैं आज अब्बास साहब, और कह रहे हैं कि आपने एक वेदरमैन को मंत्री बना रखा है जो कि हर मौके पर यहां से वहां घूमता फिरता रहता है। नहीं, हम बिल्कुल हमारी बिल्कुल देखिए ना, हमेशा वो कभी यहाँ बात कर रहा था। आप मांझी की बात कर रहे हैं। सारे जो छोटे दल हैं उनको समाविष्ट करना, उनको साथ रखना, उनसे समन्वय साधना भारतीय जनता पार्टी का दायित्व। मांझी जी को हिंदुस्तान में जानता कौन था बिहार के आवे, और नीतीश कुमार जी ने बिहार का सीएम बना के पूरे हिंदुस्तान में जनवा दिया। ये तो एहसान फरामोश है। मांझी जो आपके साथ है वो सही है, जो आपके साथ नहीं है वो एहसान फरामोश है। जी अभय दुबे जी। अजय जी बिहार की ग्राउंड साथ नहीं, आप ही बताइए ना कहाँ थे, उठा के उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। खत्म होने वाला है। अगर भाजपा के साथ थोड़े समय और रहे तो जेडीयू नाम का दल ही बिहार से समाप्त हो जाएगा। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, वहां पर कॉन्टेस्ट भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के बीच रह जाएगी। ये नुकसान को जेडीयू वहां समझ भी नहीं पा रहा है। ये जो जमीन है बिहार की, वो ये बात स्पष्ट रूप से कह रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं जानता हूँ कि थोड़ी भी समझ होगी, और मुझको इस बात पर, इस राजनीतिक समझ पर आपकी भरोसा है कि आप रामविलास पासवान जी के बाद तुरंत छोड़ने वाले हैं एनडीए को। आज मैं कह रहा हूं, इस टेलीविजन शो को याद रखिएगा अजय जी। आप प्रेम शुक्ला जी अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं, बेजिया बड़े विश्वास के साथ कर रहे हैं। आपका कोई सहयोगी आपके साथ नहीं रहेगा। आपके तमाम सहयोगी आचरण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के भविष्य को लेकर एक भविष्यवाणी करते हैं जी। देखिए राहुल गांधी के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी करने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी को जो है चुनाव के पहले प्रधानमंत्री घोषित करने की भविष्यवाणी करने की हिम्मत नहीं है। अरे हम तो देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, सिर्फ गाल बजाने के नहीं है, विचारों की, उनका संवैधानिक अधिकार है। नीतियों की बात तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद, राहुल गांधी आप महागठबंधन में उनको प्रधानमंत्री पद का जो है घोषित करवा लीजिए। है आपको भविष्यवाणी इतना ही आपको फलादेश देने का शौक है, तो राहुल गांधी के भविष्य के बारे में एक सटीक भविष्यवाणी कर दे कि नानी के घर जाएंगे, कि अमेठी में रह जाएंगे, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे,
कि रायबरेली से लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे, कि कमलनाथ के कहे के अनुसार जैसे कमलनाथ कह रहे उत्तर प्रदेश वालों का अपमान कर रहे हैं, अब लोग अमेठी छोड़ जाएंगे, क्योंकि अमेठी में तो उत्तर प्रदेश शासित है नहीं, जो अमेठी से सांसद है, जो उनका फार्मूला है कमलनाथ का कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मध्य प्रदेश के लोग पूरी तरह से जो है वो आकर नौकरियां कब्जा कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल है मेरा। अरे आप कमलनाथ जी का निर्णय आप अधिकार पर नहीं कर सकते। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप कमलनाथ जी की बात कर रहे हैं, रामपुत्रों के तुलना भी नहीं। प्रेम शुक्ला जी, कब्जा क्यों जमाए हुए हैं? प्रेम शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी देना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है जिसके दो हिस्से हैं। पहला सवाल ये, कमलनाथ जी का आप नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में उन्होंने टिप्पणी की। शिवसेना के तमाम नेता ऐसे ही टिप्पणियां करते रहे और आप हमेशा उनके साथ बने रहते हैं, तो क्या शिवसेना की ये विचारधारा आपकी विचारधारा है? पहला सवाल जी, मैं आ रहा हूं अजय जी बस। और दूसरा सवाल अरे शिवराज सिंह चौहान ने सतना के कारखाने के उद्घाटन में ये कहा सतना में लगे और यूपी बिहार का भैया नौकरी लेना है, ऐसा होने नहीं दूंगा। इनके विजय गोयल कहते हैं कि दिल्ली की तरक्की करनी है तो यूपी बिहार के लोगों का आना बंद कर दीजिए। शिवसेना ने कभी उत्तर भारत को बोला है, एमएनएस के लोग थे, वो राज ठाकरे के लोग थे। शिवसेना ने कभी उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित नहीं किया, करना चाहता। शिवसेना को बदनाम करने का षड्यंत्र है। जब उत्तर भारतीय शिवसेना की तरफ जाने लगे तो वही लोगों ने अपने बीच के रूप में राज ठाकरे को डाल दिया। चलिए, अच्छा मैं एक मिनट में आपके बीच में आ रहा हूं। अरुण पाठक जी जरा एक मिनट बताइए। अरुण पाठक जी, आज आपका मुद्दा, अरुण पाठक जी आज आपका नारा यही है ना, या तो मंदिर या सब बेकार? अरुण पाठक जी, शिवसेना का नारा यही है ना, या तो मंदिर या सब बेकार? तो ये बताइए कि आज आपको बीजेपी से आश्वासन मिल रहा है कि मंदिर बनेगा? मंदिर फिर सरकार। बिल्कुल, तो ये मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या ये आश्वासन आज आपको बीजेपी से मिला है या नहीं मिल रहा? और अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप क्या करेंगे, स्पष्ट बताइए। एक मिनट मैं बताता हूं। इनके पास एक ही रास्ता है जी। अगर ये शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए बिल लाते हैं तब तो हम इनके साथ थे और रहेंगे, और नहीं तो उद्धव साहब ने कह दिया है कि यदि मंदिर नहीं तो सरकार भी नहीं। हमने पूरे देश में इनको फ्री ऑफ कॉस्ट वोट दिया है और ये कह रहे हैं कि हम केवल महाराष्ट्र में है, उत्तर पूरे देश में शिव सैनिकों ने फ्री में वोट दिया था सिर्फ एक मुद्दे पर, राम मंदिर के नाम पर। प्रेम शुक्ला जी, राम के साथ धोखा किया है, ठगा है। मंदिर नहीं तो सरकार नहीं को ठगा है, और इस बार के सत्र में ही। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, शिवसेना ने महाराष्ट्र के अतिरिक्त कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया। अरुण पाठक जानकारी सुधार ने उत्तर प्रदेश में आपके मित्र गुलाब दुबे भी चुनाव लड़े थे और पहली जगह के 21वें स्थान पर आए थे। ऐसे में आपका दावा करना कि पूरे देश में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, गलत दावा है। कृपया इसको सुधार ले। एक बात, दूसरी बार हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना हमारे साथ है, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमारे साथ रह सकती है। राम मंदिर के संदर्भ में हमारा संविधान के दायरे में हम भव्य दिव्य राम मंदिर का लड़ेंगे। पूरे देश में कौन बचाएगा आपको? एक नोटा ने 3 स्टेट की आपकी सरकार ले ली। लड़ लेना भैया, उद्धव ठाकरे से कहना और सब जगह लड़ लेंगे। उद्धव ठाकरे आपकी सुनने वाले नहीं है। उद्धव जी को महाराष्ट्र में अपना हित देखना है। अब आप वो छोड़ दीजिए अभी जी। अब्बास जी, अच्छा पाठक जी इसमें अब स्पष्ट है कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, इसलिए अब्बास जी अब ये बता दीजिए मुझे कि जेडीयू का स्टैंड क्या होगा? शिवसेना जैसे सहयोगी कहते हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर साथ रहिए, राम मंदिर निर्माण का तुरंत से तुरंत काम करवाइए। जेडीयू क्या कहेगी? राम मंदिर निर्माण पर आप क्या करने जा रहे हैं? कोर्ट का इंतजार करेंगे या फिर आरएसएस की अपील के साथ अपनी आवाज मिलाएंगे? जेडीयू का इस राम मंदिर बाबरी मस्जिद इश्यू पे जेडीयू का पहले से ही स्टैंड क्लियर है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद को आपसी तालमेल, आपसी बातचीत से सुलझाया जाए या कोर्ट का जो निर्णय है उसको माना जाए। ये तो क्लियर है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभी हाल ही में राष्ट्रीय अब्बास साहब, आरसीपी सिंह के बयान। अब्बास साहब, ये बचने वाली राजनीति जेडीयू कब तक करती रहेगी? यही सवाल नीतीश कुमार जी से पूछा जाता था। कि आप बीजेपी के साथ तालमेल करने को तो तैयार होते हैं लेकिन संघ परिवार की तमाम बातों को आप दरकिनार कर देते हैं, ये कैसे संभव है?
भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संघ परिवार से अलग तो नहीं करती। ये लोग क्या बात करेंगे? आदरणीय नीतीश कुमार जी मोदी जी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे और जाके फिर अब्बास साहब जवाब दीजिए इसका। ये बात तो सच है ना? परिवर्तन करते रहते हैं, ये क्या बात करेंगे? अब्बास साहब इस आरोप का जवाब दीजिए। बैठने के लिए तैयार देते तो अपने समझ नहीं सुनिए, बैठने के लिए तैयार नहीं थे, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं, लेकिन ये क्लियर पहले से भी है। वाजपेयी जी की सरकार जब बनी, जब आदरणीय, अरे वाजपेयी जी की नहीं, आज की बात कीजिए। अब्बास साहब आज की बात कीजिए, आपकी बातों में विरोधाभास है। आज मैं कह रहा हूँ उस समय आज ये पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। अभय दुबे जी जब एनडीए के घटक दलों में ही इतना विरोधाभास है तो घटक दल क्या मिलकर चल पाएंगे? अभय दुबे जी, हाँ देखिए, हमने साफ कर दिया, हमारे साफ कर दिया क्या था, उसको मैं समर्थन नहीं करूंगा। अब्बास जी से तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए बुनियादी रूप से कि मोदी सरकार जो शिवसेना कह रही है कि कानून लाइए, जो संघ कह रहा है कानून लाइए, इस फैसले के खिलाफ आप हैं कि नहीं हैं? ये पूछिए इनसे, तो ये एक शब्द में कहेंगे कि हम इनके बिल्कुल इस फैसले के खिलाफ हैं। बिल्कुल मोदी सरकार ने सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर वोटों का मुखौटा लगा रखा है। वो चाहते ही नहीं इसका निराकरण निकले। 90 के दशक में ये कहते थे कि हम कोई न्यायालय हमारी आस्था का फैसला नहीं दे सकती, हमें सत्ता दो, हम मंदिर दे देंगे। जब सत्ता दे दी तो आज कहते हैं न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। देखिए, इनका सरोकार नहीं हिंदू धर्म से, भगवान राम से। ये राम की न्याय पद्धति में विश्वास ही नहीं रखते। राम जी किस बात के प्रतीक हैं कि वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक विश्वास रखने लगे। कांग्रेस जो बाबर की प्रेम शुक्ला जी, आखिरी 30 सेकंड जवाब दीजिए, इस डिबेट को मुझे बंद करना है। आखिरी 30 सेकंड। बर्बादित करेगी जो कल तक हिंदुओं को आतंकवादी कहते थे, कल तक लश्कर तोयबा से अधिक हिंदुओं को खतरनाक कहते थे, जो हिंदू आतंकवाद ढूंढ रहे थे, जो कल तक बाबर की मस्जिद बनाने की बात राम जन्मभूमि में कर रहे थे, उनको हिंदुओं ने एक बार जो कूटा है तो वो हिंदू करने लगे हैं। मैं सादर आप सबसे क्षमा मांगता हूं, इस बहस को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज क्षेत्रीय दल ही तय करेंगे कि 2019 का भविष्य क्या होने जा रहा है। राष्ट्रीय दल के जो आकर्षण की बात है वो लगातार कम हो रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बन रही है हमारे साथ। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। छूने का आरोप लगाया।